नमस्कार साथियों और प्रिय छात्रों, आज की गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं और प्रमेय पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले हमने वृत्त का केंद्र, वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इनके बारे में जानकारी ली थी। वृत्त का चाप क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, चाप और जीवा में क्या अंतर होता है, इससे संबंधित हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी थी। आपने उनको अच्छी तरह से तैयार किया होगा और कुछ प्रमेय भी वृत्त से संबंधित आपको बताई थी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी तारतम्य में आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री एस.एन. प्रसाद, वरिष्ठ व्याख्याता, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल से, जो आज आपको इससे आगे की जो महत्वपूर्ण प्रमेय हैं और प्रश्न हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। छात्रों, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में यह देखा था कि हमने यह बताया कि वृत्त किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, जीवा और व्यास में क्या अंतर है, चाप किसे कहते हैं, सर्वांगसम वृत्त किसे कहते हैं इत्यादि। अब आज हम और साथ में हमने दो प्रमेय और बताए थे, 7.1 और 7.2, और यह भी कहा था कि आप इनको भले ही आप प्रूफ ना करें, इसको प्रमाणित ना करें, केवल इतना याद रखें कि वृत्त के केंद्र यदि किसी दो सर्वांगसम वृत्तों में अगर जीवाएं बराबर हों तो संगत चाप सर्वांगसम होंगे, और यदि चाप बराबर हों तो संगत जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रमेय जो था हमारा 7.3, जिसे मैंने उस दिन भी लिया था और आज मैं पुनः इसे समझाना चाहूँगा। ये देखिए, प्रमेय है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। आइए इसे हम थोड़ी देर के लिए टेलीटॉप पे समझने की कोशिश करें। ये एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए कि O है, AB इसकी एक जीवा है, इसके केंद्र से जीवा पर एक लंब डाला गया है जो M बिंदु पर जीवा को प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए, हमें ये सिद्ध करना है कि ये M जो है वो AB का मध्य बिंदु होगा, अर्थात केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात M जो है AB का मध्य बिंदु होगा, अर्थात AM बराबर BM। कोई भी प्रमेय को जब हम सिद्ध करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है कि ज्ञात है, अर्थात इस प्रमेय में ज्ञात क्या है। इस प्रमेय में अगर हम ये पढ़ें तो ये ज्ञात है, कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब इसका मतलब ये है कि क्या ज्ञात है, हमें सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात है। तो ज्ञात ये है कि एक वृत्त COR इस तरीके से लिख दीजिए, जिसका अर्थ ये हुआ कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है एवं त्रिज्या R है, ये ज्ञात है। और क्या ज्ञात है? AB एक जीवा है, AB एक जीवा है, ये ज्ञात है। और क्या ज्ञात है? ये ज्ञात है कि OM जो है वो AB पर लंबवत है, उसको ऐसे लिख दीजिए, OM परपेंडिकुलर टू AB, अर्थात OM AB के लंबवत है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है कि AM बराबर BM, अर्थात M AB का मध्य बिंदु है, AM बराबर BM, ये सिद्ध करना। इसे सिद्ध करने के लिए कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो रचना देखिए इसकी,
रचना O को A से तथा O को B से मिला दीजिए, यानी OA को O को A से तथा B से मिलाया। अब इस प्रकार से ये रचना मैं यहाँ लिख के नहीं बताता हूँ, सीधे इस तरीके से आप लिख लीजिएगा कि O को A तथा B से मिलाया। उपपत्ति, उपपत्ति में अब आप ये देखिए कि दो त्रिभुज हैं OMA तथा OMB। आपने कक्षा 9वीं में सर्वांग समता के अंतर्गत यह पढ़ा होगा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं। हम यहाँ बच्चों आपको उसकी कंडीशन नहीं बता रहे हैं, आप अवश्य पढ़े होंगे और जब समरूप त्रिभुज पढ़ रहे होंगे उस समय भी आपने सर्वांग समता के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। हम यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों में यानी OMA तथा OMB में सर्वांग समता की शर्तें लागू करते हैं, अर्थात कौन कौन सी बातें बता देने से यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम साबित हो जाएंगे। तो उसमें पहली बात यह है बच्चों, ये देखिए चित्र के मैं बगल में ये लिख रहा हूँ कि त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज OMB में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए सबसे पहली बात आपको क्या दिखाई देती है, यह दिखाई दे रही है कि OA और OB ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। देखिए इसे बोर्ड पे अच्छी तरीके से समझने की चेष्टा करें। मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, AB जीवा है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक लंब डाला गया है OM। सिद्ध करना है कि AM और BM आपस में बराबर होंगे। रचना O को A से तथा O को B से मिला दीजिए। उपपत्ति, उपपत्ति यानी प्रमाण यानी प्रूफ, सिद्ध ये करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AM बराबर BM, ये सिद्ध करना है, यानी M AB का मध्य बिंदु होगा। जैसा कि अभी हमने बताया कि दो त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज OMB में, ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करने की चेष्टा करें। कैसे सिद्ध हो जाएगा सर्वांगसम? आप सर्वांगसमता की कंडीशन जानते हैं कि या तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं इस त्रिभुज के दो भुजाओं के बराबर सिद्ध कर दीजिए और इसका कोई एक कोण उन्हीं दो भुजाओं के बीच के कोण के बराबर सिद्ध कर दीजिए, या इसकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर सिद्ध कर दीजिए। या तो यह भी होता है सर्वांगसमता की एक शर्त कि यदि आपका त्रिभुज समकोण है और उस समकोण का कर्ण अगर बराबर है तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसे RHS प्रमेय कहते हैं, यानी राइट हाइपोटेनियस थ्योरम, यानी समकोण त्रिभुज अभिग्रहित कहलाता है। तो हम यहाँ पर ये देखें कि त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज OMB में पहली बात तो ये है कि OA बराबर है OB, OA बराबर OB, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। दूसरी चीज आपको इसमें यह दिखाई दे रही है कि OM बराबर OM। इसका कारण यह है कि ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है ये, इसलिए ये दोनों त्रिभुजों का अंग है, इसलिए ये बराबर होगा OM बराबर OM, और पहला OA बराबर OB, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और तीसरी चीज आप ये देख रहे हैं क्योंकि चूंकि OM जो था वो लंब था, तो लंब जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा आधार के साथ, यानी AM के साथ, तो ये कोण 90 डिग्री का हुआ, ये कोण भी 90 डिग्री का हुआ। इसलिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि कोण OMA बराबर कोण
OMB प्रत्येक 90 अंश के हैं। दोनों कोण चूंकि 90 डिग्री का है। अब इस तरह से हमने देखा कि त्रिभुज OMA तथा OMB में ये OA बराबर OB है, OM भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है और कोण OMA बराबर कोण OMB प्रत्येक 90 डिग्री का है। अतः इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज OMA सर्वांगसम होंगे त्रिभुज OMB का। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जिस प्रमेय से सर्वांगसम होंगे उन्हें हम कहते हैं RHS प्रमेय। RHS प्रमेय यानी यदि दो समकोण त्रिभुजों में दोनों के कर्ण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। एक कोण समकोण है और दोनों के कर्ण बराबर हैं, इतना कह देने से ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं। वैसे तो हमने यहाँ ये कहीं दिया कि OM भी उभयनिष्ठ है, तो इसे भी अगर बताएं जैसा कि मैंने लिखा तो यह तो अति उत्तम होगा, वरना सिर्फ इतना कहने से भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का है दोनों त्रिभुजों का और दोनों के कर्ण आपस में बराबर है। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम होने का अर्थ ये है कि किसी भी त्रिभुज में 6 पार्ट होते हैं, 3 भुजा होती हैं और 3 जो है उसके कोण होते हैं। अब यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बाकी 6 पार्ट जो बचे वो सब आपस में एक दूसरे के संगत भुजाओं के और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। अर्थात शेष भुजा कौन सी बची? AM बचा, वो निश्चित रूप से BM के बराबर हो जाएगा। कोण A कोण B के बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर इन कोणों के बारे में नहीं बताना है। जब हमने ये साबित कर लिया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो अब आपको जो सिद्ध करना था केवल उस बात का उल्लेख कर दीजिए कि इसका मतलब ये हो गया, इट इज इम्प्लाइज दैट कि AM बराबर BM, अर्थात M जो है वो AB का मध्य बिंदु है, अर्थात त्रिभुज वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यही इस प्रमेय में सिद्ध करना था। तो छात्रों, इस प्रकार से देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय प्रसाद सर ने कितने आसानी से आपको समझाई कि यदि जीवा पर हम केंद्र से लंब डालें तो जीवा को लंब समद्विभाजित करता है। और इसमें ज्ञात है, इसमें देखिए पदों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रमेय को जब सिद्ध करना पड़ता है तो क्या क्या लिखना जरूरी है, किस क्रम में लिखना जरूरी है। सबसे पहले लिखें ज्ञात है या दिया है, फिर इसके बाद जो रचना है, रचना करना है तो रचना के पद लिखें, फिर उत्पत्ति लिखें और फिर बाद में उत्पत्ति के लिए कौन कौन से बातें महत्वपूर्ण हैं उनकी जानकारी आप लोग उसमें लिख दें। और जैसे कि अभी आपने देखा कि हमें इसको सिद्ध करने के लिए दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना पड़ा। सर्वांग सम के लिए 3 शर्तें बहुत ज़रूरी होती हैं त्रिभुज में कि कोई भी 3 कारक होते हैं उनको हमें बराबर बराबर करना पड़ता है। जब ये बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है और फिर उसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। इसी का जो विपरीत प्रमेय है, विलोम प्रमेय है, वो भी अब प्रसाद सर से निवेदन करूंगा कि उसको भी छात्रों को समझाएं। तो बच्चों, देखा आपने कि पहली 7.3 प्रमेय जो था वो था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब देखिए इसका उल्टा प्रमेय क्या होगा, इसका विलोम क्या होना चाहिए। इसका विलोम प्रमेय देखिए 7.4, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है कि वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर सदैव लंब होती हैं। ये प्रूफ करना है। देखिए तो हो गया ना उसका विलोम। वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड, मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र O है और जीवा AB है, उसका मध्य बिंदु मान लीजिए कि M है। तो हमें यह सिद्ध करना है इस प्रमेय में कि OM AB पर लंब होगा। OM AB पर लंब होगा। देखिए जैसा कि फिर वही आप पद देखिए कि जब सबसे पहले हमें प्रमेय पढ़ना होता है, प्रमेय पढ़ करके हम उसका आधा अधूरा चित्र तैयार करते हैं जितना हमें प्रारंभ में समझ में आया। जैसे प्रश्न को पढ़ा
कि वृत्त के केंद्र से, यानी ये दिखाई पड़ रहा है कि इसमें एक वृत्त है, तो हम ये मान लेते हैं कि माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ज्ञात है में यही लिखेंगे। क्या है ज्ञात? ज्ञात है, क्या ज्ञात है? कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। और क्या ज्ञात है? जो जो चीजें ज्ञात है आप उसको चाहें तो नंबर डाल के लिख लें। ए बी एक जीवा है, ये भी एक ज्ञात है, ए बी एक जीवा है। और क्या ज्ञात है? ये भी ज्ञात है कि M जो है वो जीवा ए बी का मध्य बिंदु है, यानी M जीवा ए बी का मध्य बिंदु है, ये भी ज्ञात है। अब ये तीन बातों के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी वृत्त की इतनी चीजें हमको समझ में आता है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र हम मान लेते हैं O है, ए बी इसकी एक जीवा है और M जीवा ए बी का मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध यह करना है, सिद्ध करना है कि OM परपेंडिकुलर टू ए बी, सिद्ध ये करना है। इसे आप चाहें तो शब्दों में भी लिखें कि अर्थात OM ए बी के लंबवत है, ये सिद्ध करना है। OM परपेंडिकुलर टू ए बी अर्थात OM ए बी के लंबवत है। अब ज्ञात है लिख लिया, सिद्ध करना है लिख लिया, तो अब हमें लिखना पड़ेगा रचना, क्योंकि अभी चित्र इनकम्प्लीट था। अब इनको देखने के बाद ये समझ में आता है कि क्या रचना करनी पड़ेगी। अगर आपको ये सिद्ध करना है कि OM AB पर लंब है, तो पहले यह साबित करना होगा कि ये कोण और ये कोण 90-90 डिग्री के हैं, या कि ये कहना पड़ेगा कि चूंकि ये पूरा कोण तो 180 डिग्री का है ही, सरल कोण है, इसीलिए ये आधा आधा 90-90 डिग्री का ये साबित करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हम पहले O को A से और O को B से मिला करके त्रिभुज की रचना पूरी कर लें, अर्थात चित्र अब आपका कंप्लीट हो गया। तो चित्र कंप्लीट हो गया। रचना में आप लिखें कि O को A तथा B से मिलाया, O को A से तथा B से मिलाया। अब त्रिभुज OMA, यानी अब उपपत्ति लीजिए, उपपत्ति सबसे पहले ज्ञात है, फिर सिद्ध करना है और फिर उसके बाद रचना, रचना के बाद उपपत्ति। उपपत्ति का अर्थ होता है प्रमाण देना। तो अब प्रमाण देते हैं। क्या है अपना प्रमेय? कि त्रिभुज वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात हमें ध्यान रहे, सिद्ध करना है कि OM AB पर लंब है, और ये हम तब सिद्ध कर पाएंगे जब ये साबित हो जाए कि ये कोण और ये कोण 90-90 डिग्री के हैं। ऐसे साबित करने के लिए रचना के उपरांत अब हम उपपत्ति पर पहुंचते हैं, प्रमाण देते हैं। त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज OMB में, ये देखिए दोनों त्रिभुजों के ले लिया। दोनों त्रिभुज लगभग, दोनों प्रमेय बिल्कुल एक जैसी है, थोड़ा सा अंतर है प्रमाण में। त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज OMB में सर्वांग समता की शर्तें लागू करते हैं। देखिए सर्वांग समता की जो जो आवश्यक शर्तें हैं वो सब आपको याद है। याद इसमें देखिए कि वो कौन कौन सी शर्तें सर्वांग समता की लागू हो रही हैं, अर्थात कौन कौन सी बातें ये दोनों त्रिभुजों में है जिसको कह देने से हम यह कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो पहला आपको ये दिखाई दे रहा है कि दोनों त्रिभुजों में OA भुजा बराबर OB भुजा। क्यों बराबर हो गए ये? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सदैव बराबर होती हैं। दूसरा आपको ये दिखाई दे रहा है कि OM भुजा दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, सो OM बराबर OM हो गया, उभयनिष्ठ भुजा है। और तीसरा चीज आपको ये दिखाई दे रहा है कि AM बराबर BM। ये क्यों? ये ज्ञात है, ये दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? प्रमेय में ही दिया हुआ था कि
केंद्र को AB के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड, अर्थात M जो था वो AB का मध्य बिंदु है। ये देखिए हमने लिखा भी है कि M जीवा AB का मध्य बिंदु है। सो ये ज्ञात है, ये ज्ञात है। ये उभयनिष्ठ भुजा है, OM बराबर OM और OA बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसलिए ये OA बराबर OB हो गया, OM बराबर OM दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, और AM बराबर BM ये ज्ञात है। इस तरीके से हम अब यह देखते हैं कि त्रिभुज OMB और त्रिभुज OMA दोनों सर्वांगसम हो गए। कौन सी प्रमेय के आधार पर सर्वांगसम हुए? यहां पर देखिए, अब हमें यह दिखाई देख रहे हैं हम कि त्रिभुज OMA सर्वांगसम का निशान ऐसा होता है त्रिभुज OMB के। कैसे? भू प्रमेय का अर्थ यह है कि यदि दो त्रिभुजों में दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं सभी अगर बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब दोनों त्रिभुजों में OA बराबर हो गया आपका OB, OM दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा हो गई, AM बराबर हो गया BM क्योंकि ये दोनों त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं, ज्ञात था। इस तरह से त्रिभुज OMA की तीनों भुजा त्रिभुज OMB के संगत भुजाओं के चूंकि बराबर हो गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OMA सर्वांगसम है त्रिभुज OMB का। और इसका कारण भी लिखना पड़ेगा कि कौन से प्रमेय के आधार पर, तो भू प्रमेय अर्थात भुजा प्रमेय के आधार पर। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो जैसा कि मैंने पिछले प्रमेय में भी ये बताया कि अब इसके जो बाकी तीन अंग हैं, चूंकि तीन भुजाएं तो आपने बराबर कर दी, अब बाकी तीन अंग कौन से बचते हैं? तीनों कोण बचते हैं, तो तीनों संगत कोण भी बराबर होंगे। चित्र में देखिए, अर्थात ये वाला कोण आपके ये कोण के बराबर हो गया, ये कोण A जो है कोण B के बराबर हो जाएगा। अब निश्चित रूप से बिना प्रमाण के, कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और तीसरा जो कोण बचा OMA अर्थात ये वाला कोण, और दूसरा इस त्रिभुज में OMB अर्थात ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरीके से ये हो गया कि जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो आपको लिखना होगा कि इसलिए कोण OMA बराबर कोण OMB के। और इसका भी कारण देना होगा बच्चों, इसको लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव सर्वांगसम होते हैं। इसको शार्ट में ऐसे लिख लीजिए, स, जिसका फुल फॉर्म क्या है, जिसको पूर्ण रूप में किस तरह से पढ़ेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव सर्वांगसम होते हैं। स अर्थात सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव सर्वांगसम होते हैं। तो ये सिद्ध हो गया कि कोण OMA तथा कोण OMB ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन देखिए, कोण OMA और प्लस कोण OMB ये दोनों मिलाकर के 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ये कोण चित्र में देखिए, क्यों 180 डिग्री का कोण हो गए? इसलिए क्योंकि ये रेखीय युगल कोण कह लीजिए या सरल कोण भी कह लीजिए, ये सरल कोण है। सरल कोण 180 डिग्री के होते हैं। सरल कोण अर्थात किसी एक बिंदु पर बनने वाला कोण आधा, ये सरल कोण कहलाते हैं। तो ये पूरा कोण 180 डिग्री का है। अब इस पूरे कोण को हम बांट के लिखेंगे कैसे? OMA प्लस OMB बराबर 180 डिग्री। अब पूरा कोण 180 डिग्री का है और दोनों आपस में OMA और OMB दोनों बराबर हैं, दोनों का योग 180 है और दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से प्रत्येक कोण अर्थात OMA बराबर होगा कोण OMB, जैसा कि हमने ऊपर ये प्रूफ कर ही लिया है, सिद्ध कर ही दिया है कि OMA बराबर OMB और ये 180 के आधा अर्थात ये 90 डिग्री का ये कोण हो जाएगा। तो कोण OMA
बराबर हो गया कोण OMB बराबर हो गया 90 डिग्री, अर्थात ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि OM जो है वो AB के लंबवत है, अर्थात OM परपेंडिकुलर टू AB। यही इस प्रमेय में सिद्ध करना था। तो छात्रों देखिए, ये विलोम प्रमेय पढ़ा आपने, जो पहले प्रमेय पढ़ा था उसका ठीक विलोम पढ़ा कि यदि केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिला दें तो मध्य बिंदु पर जो मिलाते हैं वहाँ पर जीवा पर वो लंब होती है, मतलब वहाँ पर जो कोण बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसमें देखिए छात्रों, आप लोगों ने ये देखा होगा दोनों प्रमेय में क्या अंतर है। आप लोगों ने इस बात पर बहुत गौर करें कि जो दो प्रमेय पढ़ी उनमें क्या अंतर, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। हमने जो वहाँ पर ज्ञात था वो यहाँ पर हमें सिद्ध करना पड़ा, और दूसरी प्रमेय में जो हमें दिया है या ज्ञात है उसको हमें सिद्ध करना पड़ा। केवल इतनी बातों का हम आप लोग अगर अंतर समझ लें तो शेष जो उसका भाग होगा उसको हमें बिल्कुल वैसा का ही वैसा लिखना है, केवल हमें उनमें ये अंतर समझकर और उसको लिखना है। इसी से संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्न हैं जो कि आपको बताए जाएंगे, प्रसाद सर बताएंगे उनको। तो देखिए अगला। धन्यवाद सिंह साहब। अगला सवाल हम ये ले रहे हैं बच्चों, इसी प्रमेय पे जो आपने अभी पढ़ा उसी पे आधारित, कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यदि जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए उसी प्रमेय से क्या क्या ज्ञात है। इस प्रमेय में एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और AB इसकी एक जीवा है, ये सब ज्ञात है, जिसकी लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। AB बराबर 8 सेंटीमीटर, ये ज्ञात है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए OM इजिकल टू 3 सेंटीमीटर ये दिया हुआ। हमें इस वृत्त की त्रिज्या अर्थात OA ज्ञात करनी है, या ये कह लीजिए कि OB ज्ञात करनी है, क्योंकि OA और OB दोनों ही वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्याएं हो गई। तो ये हमें ज्ञात करना है। एक बार फिर से सुने क्या क्या है, कि वृत्त की केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है। ये देखिए वृत्त का केंद्र O, जीवा AB और केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर। वृत्त के जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये पूरा AB जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब जैसा कि अभी अभी आपने ये प्रमेय पढ़ा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो OM जो है, चूंकि OM जो है यहाँ पर एक लंब है, दूरी का अर्थ लंब है, अगर ये लंब है चूंकि, तो इसलिए M जो है AB का मध्य बिंदु हो जाएगा। और जब M AB का मध्य बिंदु होगा तो AM जो है, ये जो दूरी बचा वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी 8 का आधा, या इसी तरह से BM भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो AB 8 सेंटीमीटर, OM बराबर 3 सेंटीमीटर, चूँकि M क्या है, AB का मध्य बिंदु है। AB का, चूँकि M जो है, इसको इस तरीके से लिखें कि चूँकि OM ये परपेंडिकुलर है किस पर, AB के, चूँकि OM परपेंडिकुलर टू AB, इसलिए क्या होना चाहिए, M AB का मध्य बिंदु होगा, M AB का मध्य बिंदु होगा। अब जब M AB का मध्य बिंदु होगा, अतः AM बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब OM 3 सेंटीमीटर है, AM 4 सेंटीमीटर है, और आपको OA ज्ञात करना है। OA बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात ये ज्ञात करना है। तो देखिए ये चूंकि लंब है और इसलिए ये कोण 90 डिग्री का हुआ, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लागू होती है। अतः पाइथागोरस की प्रमेय से, यानी समकोण त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, OA का वर्ग बराबर OM का वर्ग, यानी लंब का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग अर्थात AM का वर्ग। और इस तरह से
ओ एम मतलब 3 का वर्ग और एम का मतलब 4 का वर्ग, क्योंकि ये 4 दूरी है दी हुई, ये 3 दिया हुआ है, इसलिए ओ ए का वर्ग बराबर हो गया 3 का वर्ग यानी 9, 4 का वर्ग यानी 16। और इस तरह से ओ ए का वर्ग बराबर आया कितना, तो 9 + 16 9 + 16 इज इक्वल टू 25। और जब हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ओ ए बराबर हो गया वर्गमूल लेने पर इधर 25 का वर्गमूल, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार यदि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो और यदि जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो ऐसे वृत्त की त्रिज्या सिर्फ 5 सेंटीमीटर होगी। तो छात्रों देखिए, वृत्त से संबंधित ये कितनी अच्छी समस्या थी। ये प्रश्न था कि यदि जीवा 8 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से हमने उसके ऊपर लंब डाल दिया है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो जो लंब डाला है वो जीवा को बराबर बराबर 2 भागों में बांट रहा है, इसलिए उसके एक भाग की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, और फिर पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग करके त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। अब बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं यहाँ प्रश्न नहीं लिखा पा रहा हूँ, आपके पाठ्य पुस्तक में ये जो 7.1 प्रश्नावली है उसके संभवतः आखिरी सवाल होना चाहिए या उससे एक पहले होगा। मैं प्रश्न यहाँ पढ़ के सुनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये बोर्ड की परीक्षाओं में भी अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया है। वो प्रश्न ये है कि एक वृत्त की 2 जीवाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यानी मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। अब इसकी 2 जीवाओं की लंबाइयाँ दी हुई है। एक जीवा की लंबाई दिया हुआ है ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। इसकी एक दूसरी जीवा की लंबाई दिया हुआ है सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर। यानी एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी जिनकी मापें क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, यदि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2000 से लेकर के 2005 के बीच में लगातार प्रत्येक वर्ष आया। तो देखिए, अब चूंकि एक वृत्त की एक जीवा ए बी 10 सेंटीमीटर है, एक जीवा 24 सेंटीमीटर है, तो जो जीवा छोटी होगी वो वृत्त के केंद्र से ज़्यादा दूर होगी और जो जीवा बड़ी होगी वो वृत्त के केंद्र के नज़दीक होगी, निकट होगी। तो मान लीजिए कि अगर ए बी आपका 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर हुआ, दूसरी जीवा सी डी 24 सेंटीमीटर है तो वो ये होना चाहिए। देखिए दोनों में हमने ये अंतर रखा है कि एक को केंद्र से बहुत दूर बनाया और एक जीवा को केंद्र के बिल्कुल पास बनाया है। जिस जीवा की लंबाई अधिक होगी वो केंद्र के निकट होगा। अब सी डी की लंबाई पूरी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। आप देखिए ओ से हम क्या करते हैं, केंद्र ओ से हम सी डी पर भी लंब डालते हैं और ए बी पर भी एक लंब डालते हैं। ए बी पे जो लंब डाला हमने ओ से ए बी पर लंब डाला उसका नाम दिया ओ एम, और सी डी पे जो लंब डाला उसका नाम दिया ओ एन। ये दोनों जीवाएं समानांतर भी हैं, ये भी दिया हुआ है। ये देखिए ए बी समानांतर सी डी दिया हुआ है। तो जब समानांतर है तो केंद्र से जब हम ओ से जब लंब ओ एम डालेंगे और ओ से जब हम सी डी पर लंब ओ एन डालेंगे, ये पूरा एम एन जो है वो एक ही रेखाखंड हो जाएगा, एक सीधी रेखा होगी। अब इसमें देखिए कि चूंकि आपने ओ से ए बी पर लंब डाला ओ एम, तो ओ एम लंब है तो ए बी को वो समद्विभाजित कर देगा। एम बिंदु एम जो है ए बी को क्या करेगा, समद्विभाजित कर देगा। जब समद्विभाजित करेगा तो पूरी ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो बी एम की लंबाई केवल 5 सेंटीमीटर रह जाएगी। इसी तरीके से केंद्र से आपने सी डी पर लंब ओ एन खींचा है और चूंकि सी डी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, इसलिए ये जो लंब ओ एन है वो सी डी की लंबाई को आधा कर देगा, यानी उसकी लंबाई आधी हो जाएगी और इस तरह से ये केवल 12 सेंटीमीटर ये बचेगा। एन डी इज इक्वल टू एन डी बराबर 12 सेंटीमीटर और एम बी बराबर 5 सेंटीमीटर। हम प्रमेय उसी प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ओ एम जो है वो ए बी को समद्विभाजित कर दिया, ओ एन जो है वो सी डी को समद्विभाजित कर दिया, इसलिए बी एम बराबर 5 आया
और एन डी बराबर जो है वो 12 सेंटीमीटर आया। अब ओ केंद्र है, ओ से हम ओ डी को मिला देते हैं और ओ को हम बी से भी मिला देते हैं, यानी ओ डी और ओ बी को मिला दीजिए। ये दोनों वृत्त की त्रिज्या हो गई आपकी आर, और यही हमें ज्ञात करना है। बच्चों आप थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि माना ओ एन बराबर x सेंटीमीटर, ओ एन को आप x सेंटीमीटर मान लें, ये वाली दूरी को आप x मान लें थोड़ी देर के लिए ओ एन को, और पूरा एम एन जो है वो है 17 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है कि पूरी एम एन जो लंबाई है वो है 17 सेंटीमीटर। तब ओ एन जो बचा वो कितना बचा, ओ एम जो बचा यानी नीचे वाली दूरी, ये होना चाहिए 17 माइनस x सेंटीमीटर। ये दूरी 17 माइनस x बचा, ये दूरी x था, पूरी दूरी 17 है, इसलिए नीचे वाली दूरी 17 माइनस x हुआ। अब ये दोनों त्रिभुज ओ एन डी और त्रिभुज ओ एम बी ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथागोरस की प्रमेय लागू होती है। अतः पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सबसे पहले त्रिभुज ओ एन डी में लिखें। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज ओ एन डी में ओ डी का वर्ग बराबर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी ओ एन का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी एन डी का वर्ग, और ओ डी का वर्ग, ओ डी को हमने आर माना है, त्रिज्या है वृत्त की, और यही ज्ञात करनी है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ओ एन का वर्ग यानी ओ एन का मतलब एक्स का वर्ग प्लस एन डी का वर्ग यानी 12 का वर्ग। तो इस तरीके से आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 144, 12 का वर्ग 144। इसे आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब दूसरा त्रिभुज नीचे वाला ले लीजिए, इसे मैं अब ऊपर से देखें ब्लैक बोर्ड के ऊपरी हिस्से में, समकोण त्रिभुज ओ एम बी में, ओ एम बी में क्या हुआ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वही पाइथागोरस प्रमेय से, ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी ओ एम का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी बी एम का वर्ग, यानी आर का वर्ग बराबर ओ एम मतलब 17 ऋण एक्स का वर्ग प्लस बी एम यानी 5 का वर्ग यानी 25। इसे आप समीकरण नंबर 2 दे दें। अब समीकरण 1 और 2 दोनों का देखें कि बायां पक्ष चूंकि बराबर है, समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष चूंकि बराबर है, अतः इनका दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से फिर से एक बार देखिए, समीकरण 1 का बायां पक्ष है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 144 यानी 144। समीकरण 2 का बायां पक्ष है आर स्क्वायर और दायां पक्ष है 17 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 25। तो समीकरण 1 और 2 दोनों का बायां पक्ष जब आर स्क्वायर है तो इसका दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 144 यानी समीकरण 1 का दायां पक्ष बराबर समीकरण 2 का दायां पक्ष यानी 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25। अब इसे हल करें, एक्स का वर्ग प्लस 144 बराबर, और 17 माइनस एक्स का वर्ग जब करेंगे तो 17 का वर्ग यानी 289 प्लस एक्स का वर्ग माइनस 17 दूनी 34 एक्स यानी 2ab और प्लस 25। ये x का वर्ग x के वर्ग से कैंसिल हो गया, क्योंकि जब आप उसको इस तरफ बाएं तरफ लाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। क्या बचा, 144 बराबर बचा 289 और 25, इन्हें जोड़ लें तो 9 5 14 के 4 हासिल 1, 8 1 9 2 11 के 1 हासिल 1, 2 और 1 3 यानी 314 आया माइनस 34x। अब आपको x चाहिए तो 34x को आप बाएं तरफ अगर पक्षांतरण कर दें तो ये इधर आकर के प्लस में हो गया 34x, और दाएं तरफ बचा 314, और बाएं पक्ष का 144 को जब आप दाएं तरफ पक्षांतरण करेंगे
तो वो उधर जा कर के हो जाएगा माइनस का 144, अर्थात 34x बराबर बचा, 4 में से 4 गए 0 और 11 में से 4 गए 7 और 2 में से 1 गए 1, यानी 170। और इस तरह से x इजिकल टू कितना बचा, तो 170 बटे 34, यानी इसको काटने पर 17 से 17 दहम 170 और 17 दूनी 34, और इस तरह से 2 को 10 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी x इजिकल टू हो गया 5। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से, क्योंकि आपको त्रिज्या निकालना था। तो यदि x का मान या तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 1 में रखना आसान होगा, अतः समीकरण 1 से r स्क्वायर बराबर x यानी 5 का वर्ग और प्लस 144। तो इस तरीके से r स्क्वायर बराबर हो गया 25 प्लस 144, यानी r स्क्वायर बराबर हो गया 169, 25 और 144 का योग, और r इजिकल टू हो गया 13। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर यानी वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर होगी। तो छात्रों, इस प्रकार से आपने देखा कि इस समस्या में हमने वृत्त की त्रिज्या किस प्रकार से ज्ञात की। समस्या थोड़ी कठिन है और इसको हल करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रैक्टिस करें, और इस प्रमेय के आधार पर, जो कि अभी आपने प्रमेय पढ़ी, उनके द्वारा हम इस प्रकार की अनेक समस्याएं हल कर सकते हैं और जो समस्याएं हैं उनका अच्छी तरह से निदान कर सकते हैं। धन्यवाद छात्रों, नमस्कार। नमस्कार।